नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 5 बैंकिंग पर आधारित जो भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करूंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन लैंग्वेज से संबंधित ही आते हैं, यानी कि इस चैप्टर में सवाल से संबंधित क्वेश्चन नहीं है और इसमें जो है लैंग्वेज से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं जो है क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बैंक के क्या क्या कार्य हैं? बैंक के क्या क्या कार्य हैं? तो देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। बैंक की कार्यप्रणाली का अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है धन जमा करने, उधार लेने, धन आहरण करने के लिए। नंबर 2 है धन को सुरक्षित रखने के लिए और ब्याज पाने के लिए। नंबर 3 है बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। फिर देखिए आगे है, बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूलों की फीस जमा करना, पानी और बिजली के लिए बिल जमा करना, करों का भुगतान, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, वेतन वितरण की सुविधा प्रदान करना आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत खाता किस प्रकार संचालित होता है? बचत खाता किस प्रकार संचालित होता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि 500 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण फॉर्म, यानी जिसको विदड्रॉल फॉर्म कहते हैं, या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। खाते में न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेक बुक भी प्राप्त हो सकती है। यानी कि चेक बुक प्राप्त करने के लिए खाते में 1000 रुपये होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बचत खाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सावधि जमा खाता में सर्वाधिक ब्याज बैंक देता है? क्या सावधि जमा खाता में सर्वाधिक ब्याज बैंक देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सावधि जमा खाता का मतलब होता है जो फिक्स किया जाता है पैसा, वो एक निश्चित अवधि के बाद ही उसको निकाला जा सकता है। और जो है कभी कभी ऐसा होता है, कोई अगर इमरजेंसी काम है तो बीच में भी उसको निकाला जा सकता है, लेकिन बीच में निकालने पर आपको ब्याज में जो है कटौती हो जाएगी, यानी कि आपको पूरा जो ब्याज मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है सावधि जमा खाता। तो देखिए आगे कि खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है, फिर भी खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज दर में कटौती कर भुगतान किया जा सकता है। जो अभी बात बताए हैं, यानी कि परिपक्वता का मतलब जिस समय अवधि के लिए वो जमा किया गया था उससे पहले भी आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि ब्याज दर में कटौती कर करके तभी जो है उसका भुगतान किया जा सकता है। फिर देखिए आगे, सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें ब्याज की गणना वार्षिक, छमाही या तिमाही में किया जाता है। ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सावधि जमा खाता में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें ब्याज की गणना वार्षिक, छमाही या तिमाही किया जाता है। निम्नांकित सारणी में किसी समय विशेष की लागू ब्याज की दरें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, किसी समय विशेष की लागू ब्याज की दरें यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 दिन से 30 दिन तक 4.75% है। फिर 61 दिन से 179 दिन तक 6% है। फिर 180 दिन या अधिक
या अधिक परंतु 1 वर्ष से कम कितना है 6.25%। फिर यहाँ पर है 1 वर्ष या अधिक परंतु 2 वर्ष, देखिए इसमें है 6.75%। फिर यहाँ पर देखिए पाँचवा नंबर है 2 वर्ष या अधिक परंतु 5 वर्ष, तो यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 60%। फिर देखिए आगे नोट है उपर्युक्त ब्याज दर परिवर्तनीय नहीं है, समय समय पर बैंक के निर्देशानुसार ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। उपर्युक्त ब्याज दर परिवर्तनीय है, देखिए उपर्युक्त जो ब्याज दरें दी हुई हैं ये क्या है परिवर्तनीय है, यानी कि समय समय पर बदला करती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि समय समय पर बैंक के निर्देशानुसार ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि ये कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा यही रहता है। फिर देखिए नंबर 2 है सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 0.50% अधिक होता है। सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर क्या होता है 0.50% अधिक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ड्राफ्ट क्या है। बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। इस प्रकार बैंक भी धन स्थानांतरण के लिए बैंक मांग पत्र यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा से किसी अन्य जो है बैंक की शाखा के नाम से एक आज्ञा के रूप में होता है, जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत किया गया है। धन भेजने वाला व्यक्ति एक निर्दिष्ट राशि बैंक को देकर ड्राफ्ट बनवाता है। बैंक धन पाकर ड्राफ्ट निर्गत करता है। ड्राफ्ट में अधिकृत व्यक्ति अर्थात जिसका नाम बैंक ड्राफ्ट में उल्लिखित हो बैंक की निर्दिष्ट शाखा में ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, साथ ही अपने खाते में डाल देता है। उसका भुगतान उसी के खाते के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रहे ड्राफ्ट निर्गत करने वाली शाखा स्थानांतरित होने वाली धनराशि पर बैंक के नियम के अनुसार कुछ कमीशन लेती है, यानी कि जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाओगे तो उस पर जो बैंक होती है वो बैंक भी जो है क्या करती है कि कुछ कमीशन लेती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक से धन निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है धन निकालने की विधियां दी हुई हैं। देखिए पहली विधि है निकासी आहरण फार्म द्वारा, यानी कि जो विथड्रॉल भरा जाता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं आहरण फार्म, तो जो है निकासी फार्म द्वारा। और दूसरा जो है दूसरी विधि है वो है चेक द्वारा, यानी कि आपके पास अगर चेक बुक है तो उसके द्वारा भी आप चेक को भर के जितना आप निकालना चाहते हैं उतना पैसा निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए फिर कि आहरण फार्म बैंक से निःशुल्क मिलता है, ये सभी को पता है। और फिर ग्राहक फॉर्म को भली भांति भरकर बैंक में पासबुक सहित प्रस्तुत करता है, यानी कि जो विथड्रॉल भरा जाता है उसके साथ में पासबुक लगाना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर आपको पैसा जमा करना है तब तो आपके खाते में बिना पासबुक के पैसा जमा हो सकता है अगर आपको खाता नंबर पता है तो, लेकिन अगर आपको पैसा निकालना है तो वहाँ पर आपको पासबुक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, यानी कि बिना पासबुक के आप पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। बिना पासबुक के आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिर देखिए आगे अधिकारी हस्ताक्षर सहित अन्य तथ्यों की मिलान जांच करते हैं, उपयुक्त पाए जाने पर धन ग्राहक को दे दिया जाता है। फिर देखिए चेक का क्या काम है। देखिए आहरण प्रपत्र की तरह चेक भी बैंक द्वारा निर्गत एक छपी हुई पर्ची के रूप में होता है। चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेकों की पुस्तिका के रूप में दी जाती है। बैंक चेक बुक के लिए ग्राहक से नगद मूल्य प्राप्त करता है। नगद न मिलने पर खाते से चेक बुक के मूल्य की धनराशि काट ली जाती है, यानी कि आपको अगर चेक बुक निकलवाना है तो उसके लिए जो है बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जो है शुल्क देना होगा, यानी कि कुछ धनराशि आपको देनी होगी तभी आप चेक बुक निकला सकते हैं। यानी कि अगर आपके खाते में
पैसा पड़ा हुआ है तो खाते से भी पैसा काटा जा सकता है, और अगर चाहें तो आप चेकबुक के लिए अलग से पैसा जमा कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2017 और 18 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 2018 में पूछा गया है कि रेखांकित एवं बेयरर चेक में अंतर क्या है, और 2017 में पूछा गया है वाहक चेक किसे कहते हैं। तो इन सभी का जो है आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। और फिर देखिए इसी में क्वेश्चन है कि रेखांकित एवं बेयरर चेक में अंतर ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है इसका चेक के प्रकार, यानी कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए चेक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहला है वाहक चेक या धारक चेक, जिसको बेयरर चेक भी कहते हैं। फिर दूसरा है आदेशित चेक, जिसको ऑर्डर्ड चेक भी कहते हैं। फिर देखिए तीसरा है रेखांकित चेक, यानी कि जिसको क्रॉस चेक भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, पहला चेक है वाहक चेक। तो देखिए यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, यानी कि यह चेक जिसके नाम से होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है, यानी कि दूसरा कोई भी जो है उस चेक को ले जा करके जो है पैसा निकाल सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, यानी कि जिसका खाता है उसका हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है कि आदेशित चेक। तो देखिए आदेशित चेक क्या है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जिसके नाम से चेक काटा जाता है उसका नाम पड़ा होता है, तो वही व्यक्ति जो है उसको जो है निकलवा सकता है। यानी कि इस प्रकार के चेक का भुगतान क्या होता है, बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से वो चेक काटा गया है। फिर देखिए रेखांकित चेक क्या होता है। तो देखिए जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य एंड को, देखिए ये एंड का चिन्ह है, एंड, और इस तरीके से CO डॉट लिखा हो, और फिर देखिए या तो नॉट निगोटिएबल लिखा हो, अथवा इस तरीके से A/C, जिसको अकाउंट भी कह सकते हैं, फिर PAYEE पाई, और फिर ओनली लिख देते हैं। ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। देखिए जब अकाउंट और इस तरीके से लिखा हो पे और EE ओनली या नॉट नेगोटेबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। किंतु देखिए जो एंड और CO डॉट वाला चेक है, यानी कि एंड को डॉट वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है संक्षेप में बताइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है संक्षेप में बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्न हैं। देखिए पहला है गरीबों और गांवों के लोगों को गरिमा और वित्तीय आज़ादी प्रदान करते हुए उन्हें वित्तीय दृष्टि से शामिल करने के लिए इस योजना की संकल्पना की गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना और प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाते की व्यवस्था करना है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रादेशिक भाषा में एक मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री तैयार की गई है। अनुमान है कि इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक खाते के साथ 7.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा सकेगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बैंक खाते के साथ प्रत्येक परिवार की बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच होगी। इससे वह साहूकारों के चंगुल से निकल सकेंगे, आपात जरूरतों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से दूर रह सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अनेक साझा वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकेंगे। पहले कदम के रूप में अगला पॉइंट है कि पहले कदम के रूप में प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ डेबिट कार्ड मिलेगा। 26 जनवरी 2015 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वालों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी मिलेगा। फिर देखिए उपर्युक्त समय पर उन्हें अन्य बीमा और पेंशन लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से अतिलघुत्तरीय कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय में कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते निम्नलिखित हैं। देखिए पहला हो जाएगा बचत खाता, जिसको सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट। और देखिए दूसरा है चालू खाता, करंट अकाउंट। फिर देखिए तीसरा है सावधि जमा खाता, जिसके बारे में अभी आप लोग पढ़ चुके हो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिर देखिए चौथा है आवर्ती यानी कि संचयी जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर देखिए पांचवा है अल्पवयस्क खाता, माइनर अकाउंट। तो देखिए ये खाते हम जो है बैंक में खोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चालू खाता क्या है, इसके क्या लाभ हैं। चालू खाता क्या है, इसके क्या लाभ हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वह चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वह बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला जा सकता है या निकाला या जमा किया जा सकता है। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र की फीस लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अल्पवयस्क खाता किन शर्तों के साथ खोला जाता है, यानी कि अल्पवयस्क खाता के लिए कौन सी शर्तें होती हैं, तो उनको भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने और अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से। अल्पवयस्क की आयु कम से कम 12 वर्ष होना आवश्यक है। 12 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। तो ये होता है अल्पवयस्क खाता। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।